डियर स्टूडेंट्स, आज से हम सोशियोलॉजी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो टर्म 1 के लिए सीबीएसई ने जारी किया है उसे हल करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि 2 से 3 वीडियोस में ये 60 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो जाएं। जैसा कि आपको पता है कि आपका टर्म 1 का जो पेपर है वो 90 मिनट्स का आएगा, यानी 1.5 घंटे का वो पेपर है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस में से आपको करने होंगे टोटल 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको पता है कि सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चन आएंगे, केवल 20 आपको करने हैं। उसी तरीके से सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस आएंगे, जो फिर आप 20 क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि आप उन्हें करेंगे। और 12 क्वेश्चन जो कि सेक्शन सी में होंगे, जो कि पैराग्राफ बेस्ड होंगे, उनमें से केवल 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले 24 में से केवल 20, फिर अगले 24 में से 20 और फिर 12 में से 10 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 50, जो कि हैं 40 मार्क्स के लिए। यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 0.8 मार्क्स का है, पूरा 1 नंबर का नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरह से हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, इस बारे में मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी, यानी विकलांगता और गरीबी के बीच घनिष्ठ संबंध है, हम ये जानते हैं। इस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं, उस विकल्प की पहचान करें जो इस संदर्भ में सत्य नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो आपको नीचे लिखी हुई जो बातें हैं वो इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है कि विकलांगता और गरीबी के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो इस बारे में सच नहीं बोल रहा है? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, गरीबी के कारण माल न्यूट्रिशन होता है और विकलांगता आती है। गरीबी का संबंध जो है बार बार प्रसव या फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ के साथ भी है, क्योंकि ये देखा गया है कि गरीबों में नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जो टेंडेंसी है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। अपर्याप्त टीकाकरण, यानी इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन, ये भी इस बात को दर्शाता है कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके चलते कई बार टीकाकरण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो देखिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर होगी तो गरीबी नहीं रहेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट डी, जो उच्च सामाजिक आर्थिक या हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहा है, वो ट्रू नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है वो यही है कि आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ें और ये देखें कि क्या वो ट्रू सेंटेंस का आपसे डिमांड कर रहा है या वो आपसे फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? डज नॉट लीड क्या है जो कारण नहीं बनता है जनसंख्या विस्फोट का? आर्थिक विकास का निम्न स्तर जनसंख्या विस्फोट का कारण बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आर्थिक विकास किसी देश का कम होता है तो जनसंख्या विस्फोट वहीं पर होता है। यह उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण होता है, ये बात भी बिल्कुल सही कही गई। जब ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं और कम लोग मरते हैं तो जनसंख्या अपने आप में बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उसी को जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। समाज को प्रजनन व्यवहार में बदलाव लाने में अधिक समय लगता है, ये बात भी सही कही गई है, जबकि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कारण नहीं है। लास्ट पॉइंट देखिए, जन्म दर में कमी, यानी फर्टिलिटी जो रेट है वो अगर कम हो जाता है, जब फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कम जन्म लेंगे, और जब लोग कम जन्म लेंगे तो पॉपुलेशन विस्फोट या जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या है? अगेन इसका उत्तर भी डी ही है। तो ये ध्यान से देखिएगा कि कारण पूछा गया है या कौन सा कारण नहीं है, ये पूछा गया है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन बात करता है, भारत की जनसंख्या आज के 1 बिलियन से बढ़कर 2050 तक अनुमानित 1.6 बिलियन हो जाने का अनुमान है। यानी बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो आज के समय पर है, ये एक्सपेक्टेड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसका कौन सा कारण है, ये किसके कारण होती है? देखिए ये कारण है पूछा गया है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य नीति कभी भी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है,
इसको डिसाइड नहीं कर सकती। उसी तरीके से जनसंख्या नीति भी डिसाइड नहीं कर सकती। जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में हम ये कहते हैं कि एकदम से जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या आज के समय से, और अगर हम 50 साल बाद की या 30 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और उसका एस्टिमेट कर रहे हैं, उसका हम अनुमान लगा रहे हैं, तो वो अनुमान कहाँ से लगा पाते हैं हम? वो लगा पाते हैं जनसंख्या की गति से, यानी पॉपुलेशन के मोमेंटम से, कि किस गति से वो बढ़ रही है, उससे अनुमान हम लगा के कह सकते हैं कि 30 साल बाद हमारी जनसंख्या कितनी होगी। डेमोग्राफी में हम इसी तरह के एस्टिमेट्स लगाते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एजिंग पॉपुलेशन इम्प्लाइज, या किसी भी जनसंख्या के अंदर वृद्ध जनसंख्या का क्या तात्पर्य होता है? वृद्ध जनसंख्या को अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या वो लो डिपेंडेंसी जो रेशो है उसको दिखाती है। लो डिपेंडेंसी रेशो का मतलब यह है कि डिपेंडेंट लोगों की संख्या कम है, जबकि जो एजिंग पॉपुलेशन होती है वो हमेशा डिपेंडेंट लोगों की पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। तो इसका जो क्वेश्चन है सेकंड, हाई डिपेंडेंसी रेशो इसका उत्तर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उच्च निर्भरता अनुपात आता है, उच्च प्राश्रितता अनुपात आता है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि वो किस कारण से आता है। या तो उस पॉपुलेशन के अंदर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, या उस पॉपुलेशन के अंदर बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है कि बूढ़े लोगों की संख्या क्या दर्शाती है? हाई डिपेंडेंसी रेशो। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following factor is not responsible for the caste system to become invisible for the upper caste, urban middle class and upper classes in the contemporary period? यानी कि जो आज का समय है, समकालीन जो समय है, इसके अंदर जो ऊंची जाति है, शहरी मध्यम वर्ग है, या शहरों में भी उच्च वर्ग है, उसके लिए जातीय व्यवस्था जो है वो अदृश्य हो गई है, यानी अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? देखिए, इससे दो सवाल हल हो जाएंगे आपको। एक तो ये पता चल जाएगा कि जाति व्यवस्था किन के लिए अदृश्य हुई है। कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि उच्च जातियों के लिए, शहर में रहने वाली मध्य और उच्च वर्गों के लिए, तो शहरों में वर्ग इंपॉर्टेंट है, वैसे जो है उच्च जाति इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी वाली शिक्षा हमने डिस्कस किया था जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे कि जो पब्लिक एजुकेशन है उसका इन्होंने बहुत फायदा उठाया। आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो भी टाइम रहा है, उस समय पर उच्च जातियों ने, उच्च मध्यम वर्गों ने, और जो शहरों में रहने वाले उच्च वर्ग हैं, इन्होंने सार्वजनिक शिक्षा का फायदा उठाया है। तो ये तो जिम्मेदार है कि उनकी जाति व्यवस्था आज के समय में अदृश्य हो गई है। स्वतंत्रता के बाद मिली राज्य क्षेत्र की नौकरियों का विस्तार, ये भी है। तीव्र विकास द्वारा प्रदान किए गए अवसर, बिल्कुल जैसे जैसे विकास होता गया है, इन लोगों ने सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया है। विरासत में मिली कोई शैक्षिक या आर्थिक पूंजी नहीं, ये जब शब्द इसने डाल दिया है कि इनको विरासत में कोई शैक्षिक या आर्थिक पूंजी अगर नहीं मिली तो वो कारक नहीं है, बल्कि अगर हम ये मानते हैं, हमें पता है कि उच्च जाति, शहरी, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लिए शैक्षिक और आर्थिक पूंजी जो है उनको विरासत में मिलती है, जिससे उन्हें फायदा पहुंचता है। तो इस संदर्भ में जब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है, तो आर्थिक पूंजी नहीं होना जिम्मेदार है। इसका उत्तर आएगा डी। 6th क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं इसको। द न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद द ग्रूम्स पेरेंट, विच फॉर्म ऑफ फैमिली इज दिस? जो अगर ग्रूम के पेरेंट के यहाँ रहते हैं तो पैट्री लोकल होता है, लेकिन अगर लड़की के घर जाते हैं, यानी माता, जो नया विवाहित जोड़ा है, वो जोड़ा दूल्हे की जगह अगर वधू के घर जाता है, उसके माता पिता के साथ रहता है, तो उसे कहा जाता है, उसे मातृस्थानिक कहा जाता है। और अगर नया जोड़ा किसी नई जगह पर जाकर रहना शुरू करता है तो उसे कहा जाता है नवस्थानिक। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार आपका आता है, या तो ये गारो और खासी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, या फिर ये नॉर्मली भी जो कैटेगराइजेशन है उसका क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखें कि पितृस्थानिक का क्या अर्थ है, नवस्थानिक का क्या अर्थ है, मातृस्थानिक का क्या अर्थ है, और मातुल स्थानीय आवास का क्या अर्थ है। अगर सभी अर्थ को आप जानते होंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको फटाफट आप सॉल्व कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, 7वें सवाल को देखते हैं।
7वें सवाल में बोला गया है अनलाइक द डेथ रेट does not register a sharp fall because it is a socio-cultural phenomena। अभी जैसे मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, तो जब हम बात कर रहे थे बर्थ रेट के बारे में, जन्म दर के बारे में, तो जन्म दर जो है उसमें तेजी से गिरावट दर्ज नहीं होती है, क्योंकि ये एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना है। यानी लोगों के विचारों को, उनकी प्रथाओं को, उनके मूल्यों को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। वो एक लंबा समय लेते हैं, और वो लंबा समय लेते हैं इसलिए तेजी से उसमें गिरावट नहीं आती है। तो जन्म दर इसका उत्तर होगा, और मृत्यु दर के विपरीत जन्म दर में तेज गिरावट दर्ज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु दर में जो है तेजी से, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसमें तेजी से एकदम से गिरावट लाई जा सकती है। वो किसके थ्रू लाई जा सकती है? वो लाने के लिए अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो जाती है, हाइजीन का हम ध्यान रखते हैं, तो जो मृत्यु दर है वो तो एकदम से कम की जा सकती है, लेकिन जन्म दर को धीरे धीरे कम किया जाता है। और इसीलिए जो है सेकंड जो स्टेज है, जिस स्टेज के बारे में कहा गया है पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी में, कि सेकंड जहाँ पर विकासशील जो देश हैं उनमें दिखाई देता है कि वहाँ पर मृत्यु दर कम हुई है, उसमें एकदम से गिरावट हुई है, लेकिन जन्म दर अभी भी लगातार उच्च बनी हुई है, जिसके चलते वो जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है उसका सामना करते हैं। 8वां क्वेश्चन, डेमोग्राफिक डेटा आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जनसांख्यिकीय आंकड़े निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें पता है कि जनसंख्या आंकड़े किस लिए होते हैं। राज्य नीतियां बनाता है, राज्य जनरल पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करता है, यानी सामान्य लोक कल्याण के लिए काम करता है, या फिर आर्थिक विकास के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है उन सब प्लानिंग्स के अंदर जनसांख्यिकीय आंकड़े काम करते हैं। लेकिन जनसांख्यिकीय आंकड़े संयुक्त परिवारों के विघटन को रोकने के काम नहीं आते, कि कोई भी जो परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, वो टूट रही हैं, इसको जनसांख्यिकीय आंकड़े कहीं से भी प्रभावित नहीं करते। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा डी, संयुक्त परिवारों के विघटन को रोकना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि की दर, यानी पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन में प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल जो इंक्रीज होता है, वो किस किस के बीच में अंतर होता है। ये हम सब जानते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में। अब देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या कर दिया, जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, प्राश्रित अनुपात मृत्यु दर, ये सब चीजें वो किए जा रहे हैं। लेकिन सही जो उत्तर है वो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट से ये बता देंगे कि नेचुरल इंक्रीज कैसे होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों में से जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है वृद्धि दर। जब जन्म दर में से हम घटा देते हैं मृत्यु दर को, अंतर का अर्थ यही होगा ना कि हम जन्म दर, जितने जन्मे हैं जो लोग, जितने और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बीच का जो भी डिफरेंस है, यानी घटाने के बाद जितना दर दिखाई देती है, वो दर हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ है, उसको दिखाता है। 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बात करता है कास्ट सिस्टम इम्पोज रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। जाति व्यवस्था हमारे जो भी व्यवहार है उसके ऊपर नियम लागू करती है, ये बात हमें पता है। जीएस घुर्रे ने ये बात कही थी, 11th में हमने पढ़ी, 12th क्लास के अंदर भी हम 3rd चैप्टर के अंदर जब पढ़ रहे हैं जाति व्यवस्था के बारे में, तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे बिहेवियर को गवर्न करती है, हमारे ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज करती है। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये आपने 6 पॉइंट बिल्कुल पढ़े होंगे घुर्रे के। अब वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा गलत है। अगर आपने वो 6 पॉइंट्स ढंग से ध्यान से पढ़े हुए हैं, तो जाति व्यवस्था के बारे में, कोई भी व्यवस्था के बारे में अगर कोई भी पॉइंट आता है, तो उस पॉइंट में कौन सही है और कौन गलत है, इस चीज के बारे में आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। ये बात कर रहा है जाति समूह अंतर्विवाही होते हैं, एंडोगेमस होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
जाति व्यवस्था के बारे में ये बात सही है, जबकि यहाँ हमें कौन सी ढूंढनी है, जाति व्यवस्था के बारे में कौन सी बात गलत है। जाति पदानुक्रमित या अधिक्रमित व्यवस्था है। जाति जो है हर एक जाति को एक जाति के कॉन्टेक्स्ट में या तो हायर या तो लोअर एक सोपान में लोगों को बांटती है, तो ये वाली बात भी सही है। व्यावसायिक विकल्प खुले होते हैं या ऑक्यूपेशनल चॉइसेस आर ओपन। कास्ट सिस्टम में ये नहीं होता। कास्ट सिस्टम हमारी जो व्यावसायिक जो विकल्प हैं उन विकल्पों को खुला नहीं रखती, बल्कि उनको भी प्रतिबंधित करती है। साझा भोजन करने पे भी प्रतिबंध लगाती है, ये बात ठीक है। तो कौन सी बात गलत है, कौन सी बात जो है निम्न के संदर्भ में कौन सी बात गलत है, सी, इसका उत्तर आएगा सी। यानी ये हमें बहुत सारे विकल्प नहीं देती है कि हम अलग अलग तरह के व्यवसाय चुन सके। थ्योरेटिकली जो है ऐसा कोई विकल्प ये हमें नहीं देती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसे ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्रिटिश ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब निम्न में से ये तरीके बताए गए हैं, कौन कौन से तरीके हैं। इन तरीकों में से अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को की जो भी जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको समझने की क्या कोशिश की। तो क्या तरीका था उनका कास्ट के बारे में, जो डेटा इकट्ठा करने का जो तरीका था, उस तरीके के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो क्या उन्होंने इंटरव्यू लिए लोगों के? नहीं, उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिए। क्या उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करी, प्रतिभागी अवलोकन किया? नहीं किया। क्या उन्होंने, जब साक्षात्कार और प्रतिभागी अवलोकन दोनों हम वैसे ही काट चुके हैं तो एक दोनों को इकट्ठे कहने का भी कोई मीनिंग नहीं है। उन्होंने किया था कास्ट सेंसस, याद है आपको, जातिगत जनगणना की है। तो जनगणना का आधार क्या होता है? जनगणना में साक्षात्कार की बजाय सेंसस जो है यूज करता है सर्वे को, जिसके अंदर कुछ सवाल होते हैं, जिन सवालों के जवाब लिखे जाते हैं। पहले से हमारे पास एक सूची होती है जिस सूची के अनुसार सर्वे किया जाता है। तो 11वें का जो आंसर है वो है सर्वेक्षण या सर्वे। 12वां क्वेश्चन, टू ब्रॉड सेट्स ऑफ इश्यूज हैव बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गिविंग राइज टू ट्राइबल मूवमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, तो 2-3 जो क्वेश्चंस हैं, कभी भी अगर आपको ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में बात आती है तो ट्राइबल मूवमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है जो कि आर्थिक है, इकोनॉमिक है, और दूसरा जो एस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान, हमेशा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उनका, वो दूसरा मुद्दा है उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को लेकर। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो जब भी ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बात आएगी, उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप फटाफट से पहचान पाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जनजातीय जन आंदोलनों को जन्म देने में मुद्दों के 2 व्यापक सेट महत्वपूर्ण होते हैं। 2 मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी होती है। पहली बात, महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। अब ये आर्थिक जो संसाधन, उन पर नियंत्रण किसकी बात कर रहे हैं? हम जानते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें बहुत सारा खनिज पाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, जिस पर नियंत्रण सरकार या बाहरी लोग कर रहे हैं। तो अगर लगातार उन संसाधनों पर दूसरे लोग नियंत्रण करते जाएंगे तो इससे जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा और वो आंदोलन करेंगे कि उनकी स्थिति को भी सुधारा जाए। और दूसरी क्या बात है, अभी जैसे मैंने आपको बताई कि उनकी जो जातिगत पहचान के जो मामले हैं, उनके जो एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी है जिसको खतरा है, उन्हें लगता है कि वो समाप्त की जा सकती है, तो उसके खिलाफ भी जनजातीय क्षेत्रों में वो जो आंदोलन है वो जन्म ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें अगर हम, तो 13th जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी। इसने नीचे कई सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसको हम देख सकते हैं। ये बेसिकली पूछ रहा है आपसे कि जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, जो आज का समय है, इस समय में कौन से ऐसे स्फीयर्स हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जाति मजबूत हो गई है। अभी भी ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे जाति की जो प्रधानता है या जो उसकी उपस्थिति है, उस उपस्थिति को आप एकदम से फील कर सकते हैं। आर्थिक और तकनीकी बिल्कुल नहीं, धार्मिक और तकनीकी बिल्कुल नहीं, सांस्कृतिक और शैक्षिक बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी घरेलू बात आएगी, जो आपका डोमेस्टिक एरिया है और आपका सांस्कृतिक कल्चरल जो भी आपकी हैबिट्स हैं, प्रथाएं हैं, आपकी
जिस तरह के त्योहार आप मनाते हैं। डोमेस्टिक में सबसे इम्पोर्टेंट इशू आता है विवाह का जो संबंध है कि विवाह कहाँ किया जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारी कास्ट से या हमारी जाति से आता है। तो अगर हम आज के समय पे भी देखें तो कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हमारी जो कास्ट है वो आज भी रोल प्ले करती है, ये क्वेश्चन ये बात कर रहा था। तो वहाँ हमेशा हमेशा ध्यान रखना आज के समय पे घरेलू समय, अभी भी घरेलू जो एरिया है और जो हमारा सांस्कृतिक एरिया है इस एरिया में अभी भी डोमिनेट करती है, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कास्ट जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी उपस्थिति को दर्शा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें, जस्ट लाइक कास्ट इन इंडिया, रेस इन साउथ अफ्रीका स्ट्रेटिफाइज सोसाइटी इनटू हायरार्की, दिस सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये सिस्टम? ये सिस्टम है रंग भेद या अपार्थाइड। हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से, जिस तरह से कास्ट भारत में लोगों को अलग करती है उसी तरीके से साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर रेस जो है, उनकी नस्ल जो है, जो नस्ल रंग उनके अलग अलग रंग के आधार पर लोगों को बांटती हैं और गोरे और काले का जो भेदभाव वहां पर किया जाता है, उस रंग भेद को अपार्थाइड जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में, ये समस्या का सामना करना पड़ता है। Now coming to question number 15, the service and artisanal caste who occupied the lower rung of the caste hierarchy are referred to as Dalits, scheduled caste, Bohras, OBCs या other backward class। जाति पदानुक्रम के निचले पायदान पर रहने वाली सेवा और कारीगर जातियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है कारीगर जातियों के बारे में, तो ये देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये ओबीसी जो कास्ट हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो आज हमने टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि और अगले 15 से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। थैंक यू।